हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के कंबाइंड टॉपिक वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो क्या होता है, यानी वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, जो आपका मेन वर्ड होता है इसका सदिश और कलन। कलन का मतलब होता है बच्चों अवकलन और समाकलन, इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लेकिन किसका? वेक्टर का। तो आपको वेक्टर के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन उनके बारे में पढ़ने से पहले आपको उनसे रिलेटेड जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, कुछ उन चीज़ों की बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन बनता कैसे है, और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि लिमिट क्या होती है, उसका बेसिकली मतलब, ठीक है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं लिमिट से रिलेटेड कुछ रूल। लेकिन बच्चों उससे पहले एक बार लिमिट की डेफिनेशन में वापस बता देता हूँ। मान लीजिए बच्चों आपके पास f ऑफ t कोई वेक्टर फंक्शन है, इसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो जो l है वो t टेंड टू t नोट पर इसकी लिमिट कहलाएगी। कब? जब आपके पास दो ऐसी न्यूनतम धनात्मक संख्या यानी मिनिमम पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हों, जिनके लिए आप ये बोल सको कि यदि t माइनस टी नोट का मोड जैसे जैसे डेल के पास आएगा यानी डेल से छोटा होता जाएगा, ठीक है, उसके संगत fx माइनस एल की जो वैल्यू होगी वो कोई अन्य पॉजिटिव नंबर है बच्चों, उससे क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो L उसकी क्या हो जाएगी? लिमिट। अब आपके माइंड में कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद रह गया होगा कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊं तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। देखो fx इक्वल टू, जस्ट एग्जाम्पल एक बार ये मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे सिर्फ समझो बच्चों, मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं ले रहा हूँ, आपको सीधा इस बात का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं सिर्फ इस जो ये लाइन लिखी है मैंने इसका मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि 12th लेवल में आपके सिर्फ सीधी बातें बताई गई है, इस तरीके की आपने डेफिनेशन को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई बच्चों के डाउट हो। तो इस लाइन का बेसिकली मीनिंग क्या है, सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूँ इसको कि t माइनस टी नोट लेस देन डेल के संगत जो fx माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। इसका बेसिकली बच्चों मीनिंग क्या है, यदि हम उसको पढ़ें तो देखो, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, जो सिंपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, 4 और 2 को कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी रहेगी, ओके। चलिए एक बार समझाना है, हमारा समझना उद्देश्य इसका, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि x टेंड टू 2 पर इसकी लिमिट। अब कोई बच्चा कहता है सर x इक्वल टू डायरेक्ट 2। भाई मैंने आपको कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या कहा था? भाई मैंने आपको यही तो कहा था कि लिमिट है वो इक्वल टू वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यदि मैं इसके अंदर डायरेक्ट 2 लिखूँगा तो ये 0.0 जो कि एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है, जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा भी है। तो आप क्या करते हो इसमें, या तो फैक्टराइजेशन यूज करोगे या एल-हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, ठीक है। तो उससे बेटर भाई इसका बेसिकली जो मीनिंग था, अब ये डेफिनेशन क्या बताएगी इसके थ्रू, क्योंकि बच्चों जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो हम इनके थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार x की जगह 1 रख के देखो, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो 3 आएगा। मैं 1.5 लेता हूँ तो fx क्या आ जाएगा इस केस में? 1.5 का स्क्वायर बच्चों 2.25 माइनस का 1.75 माइनस का 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो चाहिए 3.5 के आसपास आ जाएगा। x की वैल्यू यदि मैं 1.8 लेता हूँ तो 1.8 का स्क्वायर होता है बच्चों 3.24, यानी माइनस का 0.76 माइनस का 0.2, तो ये बच्चों आ जाएगा 3.8, ठीक है। 1.9 लिया तो fx सॉल्व करने पर बच्चों 3.9 कुछ ऐसा, ठीक है।
एक चीज़ और समझो, मैं एक कम लेकर चला ना तो 3 लेकर चल लूँ, 3 लूँगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 4 5 अपॉन 1 तो 5 आएगा। ठीक है, 2.5 लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा कम। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 6.25 यानी 2.25 अपॉन 0.5 तो आ जाएगा 4.5। 2.2 लेके चल रहा हूँ, 22 का स्क्वायर होता है बच्चों 484 यानी 0.84 अपॉन 0.2 4.2। x की वैल्यू में बच्चों जब लूँगा 2.1 तो fx क्या हो जाएगा? 0.41 अपॉन 0.1 यानी 4.1। लेकिन अभी क्या समाप्त हुआ? अब बच्चों आप खुद समझो, देखो आप यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो और वहाँ से कम करते आ रहे हो तो इनका जो मिडिल पॉइंट है वो 4 है, यानी आप किसके पास ज़्यादा आ रहे हो? 4 के पास आ रहे हो, यानी दोनों डायरेक्शन से आप 4 के पास। अब जैसे यहाँ पे 2.11 की जगह मैं 2.09 अगर यूज करता हूँ, 2.009 यूज करूँ तो इस तरीके से जब मैं वैल्यू यूज करता हूँ बच्चों तो वो कितना कम होता जाएगा। और ये भी तो यानी दोनों डायरेक्शन से जा किसकी ओर रहा हूँ मैं? 4 की ओर। यानी अब आप देखो कि जैसे 2 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 1। डिफरेंस लिख रहा हूँ 0.5, 0.2, 0.1, यहाँ पे भी डिफरेंस यही होगा 0.5, 0.2, 0.1। यानी जैसे जैसे इनका डिफरेंस कम होता जा रहा है, किनका? x का यानी 2 का और इन वैल्यू का। 2 यानी x नोट है और ये आपका x है, ठीक है, 2 को तो मैं x नोट मान रहा हूँ इनका। तो जैसे जैसे आपका x माइनस x नोट मोड लगाया यानी पॉजिटिव, ये कम होता जा रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे मैंने 1.9 लिया तो 0.1 है डिफरेंस, मैं 1.91 लूँ या 0.99 लेता 0.01 या 1.999 लेता तो वो डिफरेंस और कम होता जाता ही नहीं होता जाता, और कम होता जाता। यानी जैसे जैसे इनके बीच का डिफरेंस ये कम होता जा रहा है तो जो आपका fx है उसका डिफरेंस 4 से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। हाँ, लेकिन उनका डिफरेंस 0.1 है तो यहाँ पे हाँ चलो ये बात लागू जरूर हो रही है भाई 0.1 पे, लेकिन हो सकता है अलग होता, अलग भी तो हो सकता था ना। तो ऐसा केस बने यदि x का जैसे t का, जैसे t जो वेरिएबल है यदि वहाँ पे x वेरिएबल हो तो चलो x कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, यहाँ पे x कर दो। सर यहाँ पे x है तो ये x होगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस कम करते आप जा रहे हो, चाहे कोई भी तरीके से करो, तो अब इसका जो डिफरेंस है इस l से यानी जो 4 है यहाँ पे उससे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे ये भी कम हो रहा है पॉजिटिव नंबर की ओर। तो उस केस में ये इसकी क्या होती है? लिमिट होती है, ठीक है। यानी आपका फंक्शन है वो एक फिक्स वैल्यू के पास घूमेगा, यानी इतना पास होगा जो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगी लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी। यहाँ पे कंप्लीट 2 नहीं है क्योंकि कंप्लीट डायरेक्टली 2 यूज करता तो नहीं होता। फिर आपका तरीका पता ही, आप a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज करते हो, ये कैंसिल, अब 2 रखोगे तो 2 + 2 4। तो क्या लिमिट इक्वल वैल्यू बताती है क्या? पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं बताती, वो ये बताती है कि आप जैसे जैसे x नोट की ओर आ रहे हो, जैसे आप इसके पास आ रहे हो, बिग पास आने का मतलब 2 के पास आ रही हो दोनों तरफ से, बड़ी और छोटी वैल्यू से, तो आपका जो फंक्शन है वो किसके पास आ रहा है? 4 के पास आ रहा है दोनों तरीकों से। उस कंडीशन में आपकी लिमिट 4 है। यदि मान लो यहाँ से इधर से आने पर तो आप 4 के पास आ रहे हो, उधर से आने पर और किसी के पास जा रहे हो तो वो लिमिट नहीं मानी जाती, क्योंकि लेफ्ट लिमिट तो ऐसे क्यों। फिर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स स्थान पर 2 अलग अलग जगह से आना, एक फिक्स प्लेस पर 2 अलग अलग जगह से आप आते हो और दोनों बार एक ही जगह पे आते हो ना कॉमनली, उस केस में बच्चों वो लिमिट है, अदरवाइज वो लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन जो थोड़ी नई लगी होगी, हाँ हो सकता है कई बच्चों की पढ़ी हुई हो 12th क्लास में, या याद हो या ना हो या नहीं पढ़ी हुई हो, सब कोई भी बात हो, लेकिन एक बार आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ आ गया ना लिमिट का क्या है, ये बच्चों इस तरीके से इसकी लिमिट जांच की जाती है। यानी हम फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं भी उसके संगत ये देखते हैं ये छोटा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है।
अब जो लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको देखने हैं। देखो प्रॉपर्टीज फर्स्ट, लिमिट x टेंड टू x नोट, यदि कुछ ऐसा हो और उन पे ऊपर fx प्लस माइनस gx, दो अलग अलग फंक्शन हो और एक साथ ऐसे लिमिट लगी हो। बच्चों याद रखना यहाँ पे f और g दोनों वेक्टर फंक्शन है, सीधे नहीं है, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे आपके वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड टू x नोट fx नोट, सॉरी fx, लिमिट x टेंड टू x नोट gx। ठीक है, माइनस नोट। ठीक है, लिमिट, अब मुझे थोड़ी बात ध्यान से समझने वाली है, fx डॉट gx, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू x नोट fx, फिर यहाँ पे डॉट, क्योंकि जब आप लिमिट लगाओगे तो बच्चों रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास एक वेक्टर ही आएगा। ओके, लिमिट x टेंड टू x नोट gx। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक विशेष बात हो रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू x नोट fx। अब बात आएगी ऐसा क्यों, बात आएगी ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो वेक्टर है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। जानते हो नहीं जानते बच्चों, जानते हो ना, जो वेक्टर होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। इस वजह से ऐसा होगा कि fx डॉट gx को आप gx डॉट fx लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो जो दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जब आपके पास रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आता है या स्केलर आता है, यानी सदिश आता है या अदिश आता है, तो अदिश होता है और अदिश की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, यानी उसकी डायरेक्शन की वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो। हाँ, लेकिन यदि ऐसा होता x टेंड टू x नोट fx क्रॉस gx होता तो फिर ये कुछ रूल ऐसा होता, लिमिट x टेंड टू x नोट fx क्रॉस लिमिट x टेंड टू x नोट gx। यहाँ पे इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो क्रम विनिमय नहीं होता, वो क्रम विनिमय नहीं होता, क्योंकि यदि आप इसको gx क्रॉस fx करोगे तो उसके आगे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे यही का याद तो रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी। वेक्टर में देखो आप जैसे u डॉट वी फॉर्मूला लगाते थे, नॉर्मली सुनो, आपने u डॉट वी फॉर्मूला लगाया तो आप क्या करते थे, u छोड़ो v का अवकलन प्लस v छोड़ो u का अवकलन, या v छोड़कर u का अवकलन प्लस u छोड़कर v का आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेक्टर के अंदर बच्चों प्रॉब्लम है, क्यों, वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है वो डायरेक्शन क्रम का इंपॉर्टेंस होता है। यदि क्रॉस लगा हुआ है तो आप उनको आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, तो जो पहले है वो पहले लिखे रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा। तो यही तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 12th लेवल पे आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर है वो थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगी आपको, और 12th लेवल में वेक्टर पढ़े वो सारा कंसेप्ट वही है, डिफरेंशिएशन वही है, इंटीग्रेशन वही है, लेकिन साथ में वेक्टर लगने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर क्रम इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्शन इंपॉर्टेंस होगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा केयरफुली रहना होगा आपको। नेक्स्ट केस, यदि कुछ ऐसा हो, लिमिट
के एफ एक्स हो, के कोई कांस्टेंट है तो फिर ये बाहर आ जाएगा कि क्योंकि ए के ऊपर कोई लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि के कांस्टेंट है, तो लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट ए। बच्चों ये अब जो एक रूल लिखने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट ए मोड एफ एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मोड के अंदर लियो। ये थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा आपको दिमाग याद रखना है क्योंकि मोड का कंसेप्ट बच्चों अपने साइड नहीं पढ़ा होगा ऐसा। मोड फंक्शन पे लिमिट लगाते हो तो बच्चों जो आंसर होगा वो भी आपका मोड के अंदर ही रखना है आपको सोल्व करते वक्त। ये नहीं कि लिमिट लगाते वक्त मोड हटा दो, ऐसा नहीं करना है। लिमिट लगाते वक्त मोड पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हटने की जो प्रोसेस होती है, यदि कुछ कंडीशन ऐसी दी हुई हो जिसके थ्रू हटाया जा सके तो हटा सकते हैं। हमने 12th क्लास में भी ऐसा पढ़ा है। हाँ, लेकिन मोड के ऊपर लिमिट लगती है तो बच्चों वो मोड के ऊपर ही रहेगी, आप उसमें अंदर चेंज नहीं करोगे। कई बार ये हो जाएगा कि जैसे फंक्शन चेक करो, यदि आप जो लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप ये चेक करो कि एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स की लिमिट एफ क्या होगी, तो इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल। इसके कोरिस्पॉन्डिंग यदि इसकी लिमिट l है तो कुछ इसको बच्चों ऐसा लिखा जाएगा फिर, ठीक है ना नई चीज, इसको ऐसा लिखा जाएगा डेफिनेशन के रूप में। यदि ये log एफ एक्स होता, चलो और बताता हूँ, यदि एफ एक्स की लिमिट l हो, ठीक है बच्चों कुछ बता रहा हूँ ध्यान सुनो। यदि मान लीजिए एफ एक्स की लिमिट l हो, लिमिट लिखिए, ठीक है, x टेंड टू एक्स नॉट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देना। तो x तो log एफ एक्स की लिमिट क्या होगी फिर, log ऑफ एफ एक्स की लिमिट क्या होगी, सोचने वाली बात है ना। इस कंडीशन में log ऑफ एफ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सी प्रोसेस है। देखो तो आप लिखोगे x माइनस एक्स नॉट यदि लेस देन डेल, इसके करस्पॉन्डिंग log एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो log l हो जाएगी फिर, यानी उस केस में log एफ एक्स माइनस log l लेस देन, यानी वहाँ पे log एफ एक्स माइनस l नहीं है। अब यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वहाँ पे log एफ एक्स माइनस l आ जाएगा तो बच्चों फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो, यानी यही तो अंतर हुआ है अब भाई 12th लेवल में और अब कॉलेज लेवल में, यही तो डिफरेंस है कि 12th लेवल में आपने सीधे फंक्शन की लिमिट पढ़ी, अब फंक्शन के ऊपर कुछ रूल्स लग जाएंगे, मोड में ले दिया जाएगा, log लगा दिया जाएगा, तब उनकी लिमिट क्या होगी। तो आप वैसे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वैल्यू को चेक करेंगे, भाई ये दी गई है तो क्या वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, यदि छोटी होती है तो ठीक है लिमिट है, अदरवाइज वो उसकी लिमिट नहीं है। ये नहीं कि हर बार लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के कंसेप्ट पे आएंगे। और इनका कहने का अर्थ है कि इनका जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए, एकदम इसके पास आ जाए, ज़्यादा अलग ना आ रही, कोई नई चीज़ ना हो, ठीक है बच्चों। तो अब मेरे हिसाब से शायद आपके लिमिट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी बच्चों आप जानते हो जैसा कि सबके जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तभी आपके लिमिट का कंसेप्ट बढ़िया तरीके से कवर होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन एक बार डिफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों नई डिफिनेशन आती है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी में आप सभी जानते हो, यदि 12th लेवल का बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप याद करो, लिमिट निकालने के लिए जो आप काम करते हो वही कंटिन्यूटी के लिए करते हो या नहीं करते हो, कि यदि किसी फंक्शन की वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट है तो वो इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी है, यानी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो यदि कोई कंटिन्यूस होगा तो वो उस लिमिट है तो कंटिन्यूस भी होगा। हाँ, लेकिन उसके जो कंटिन्यूटी की बातें हैं और जो डिफरेंशिएबिलिटी है बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आप पर थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। जितनी बातें आपको बताई जाए एक बार समझने की कोशिश करोगे, कुछ आपके लिए नई चीज़ें, ठीक है। जब एक बार 4, 5, 7 लेक्चर हो जाएंगे ना, जब आपके अच्छी तरीके से समझ आने लगी तो हम आपका थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।